हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी विद डियर खान सर पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सामान्य प्रबंधन सेट 7 पर सॉल्व पेपर। पहला क्वेश्चन लेते हैं। TQM क्या है? व्हाट इज TQM? टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है बेटा। क्या होता है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। यस, एक नंबर पक्का। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यह उत्पाद या सेवा की किस्म को निर्धारित करता है। भैया उत्पाद या फिर जो सेवा होती है ना, उसकी किस्म क्या क्या थी, इसको निर्धारित करता है कौन? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तुलन पत्र अर्थात बैलेंस शीट, इसका विवरण है। किसका विवरण है भैया? सिर्फ परिसंपत्ति एवं देनदारियों का नहीं, सिर्फ पूंजी के स्रोत एवं पूंजी का विनियोग सिर्फ तो नहीं होगा, क्योंकि परिसंपत्ति भी आएगा ना, उसमें देनदारियाँ भी आती है। ए और बी दोनों पे जाएंगे हम, है ना, दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता। तो ये हमारा आंसर आ गया भाई, ए और बी दोनों। ठीक, ओके। अगला क्वेश्चन है, तुलन पत्र उपक्रम की परिसंपत्तियों व देनदारियों, पूंजी व पूंजी के निवेश की स्थिति दर्शाता है। इसे देखकर कोई भी किसी फर्म या कंपनी की आर्थिक स्थिति का होता कि भैया, हाँ ये तो बात सही है। बैलेंस शीट अगर आपने देख ली किसी कंपनी की, तो आप उसकी आर्थिक स्थिति का पता आराम से लगा सकते हैं। ठीक है ना, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा विकल्प श्रम विभाजन से संबंधित है और कर्मचारियों के कौशल और कार्यकुशलता को बढ़ाता है? कर्मचारियों के कार्यकुशलता को बढ़ा रहा है, स्किलिंग्स को बढ़ा रहा है, तो वहीं समझ जाइए आप कार्य में विशेषज्ञता वाला है ना। कार्य कुशलता कैसे आएगी? जब आपके कार्य में क्या होगी? विशेषज्ञता होगी, तो ऑटोमेटिक आप बेहतर काम करेंगे, है ना। ओके, तो ये लग गया हमारा सा आंसर। ठीक है, श्रम विभाजन के परिणाम स्वरूप ही श्रमिक या कर्मचारी एक विशेष कार्य करने में दक्ष हो जाता है भैया। अगर आपको बोल दिया भैया कि आपका ये काम है इस डिपार्टमेंट में, तो आप अच्छे मन से काम करोगे और उसे सीखने का प्रयास करोगे, और सीखते सीखते क्या करोगे? उसमें विशेषज्ञता हासिल कर लोगे। ठीक है ना, ये तो श्रमिक या कर्मचारी एक विशेष कार्य करने में दक्ष हो जाता है, और यही कार्य विशेषज्ञता है भैया। और यही कार्य क्या है? विशेषज्ञता है। एक अच्छी विपणन योजना मतलब मार्केटिंग करने की योजना जो होती है, वो दूरदर्शिता और प्रदान करती है, दिशा प्रदान करती है। एक अच्छी योजना अगर है आपके पास, विपणन की योजना, मार्केटिंग करने की योजना, तो आपको भविष्य के बारे में बताएगी और साथ ही साथ दिशा बताएगी, किधर काम करना है, किस दिशा में काम करना है आपको। राइट, ओके। दिशा, इनमें से कौन सा अनुकार तकनीक का प्रकार, अनुकार तकनीक जो है उसका प्रकार वास्तविक कार्य स्थितियों को प्रेरित करता है? कार्य की जो वास्तविक स्थिति है ना, उनको प्रेरित करता है, उनको मोटिवेट करता है। और जो प्रशिक्षु होते हैं, उन प्रशिक्षुओं द्वारा उपकरण, कार्य में उपयोग लाए जाने वाले उपकरणों के समान है। ओके। भूमिका निभाना, प्रायोगिक अभ्यास, विषय अभ्यास या वेस्टिब्यूल प्रशिक्षण। राइट, वेस्टिब्यूल प्रशिक्षण आएगा भैया। क्या आएगा? वेस्टिब्यूल प्रशिक्षण। देखो, इस विधि के अंतर्गत प्रशिक्षु, जो सीखने वाला होता है ना विद्यार्थी, उसको विशेषज्ञों द्वारा औजारों व सामग्री के उपयोग का गहन प्रशिक्षण दिया जाता है। कौन से औजार का कैसे इस्तेमाल करना है ना, कौन सा उपकरण कहाँ पे काम आएगा, औजार कहाँ पे लगेगा, है ना, इसका गहन प्रशिक्षण दिया जाता है इस विधि के तहत, इस तकनीक के तहत। कौन सी तकनीक के तहत? वेस्टिब्यूल प्रशिक्षण के तहत। और इसमें नई तकनीकों का प्रयोग करके नई कौशल सिखाई जाती है, नई स्किल्स सिखाई जाती है आपको, है ना, नई तकनीकों का प्रयोग करके। ठीक। अगर उत्पाद का लाभ मार्जिन कम हो जाता है, उत्पाद का लाभ मार्जिन जो है वो कम हो जाता है, और तब बिक्री राजस्व बढ़ जाता है, तो ऐसे में उत्पाद की मांग को क्या कहा जाएगा? मूल्य प्रत्यास्थता कहा जाएगा। और क्या कहा जाएगा? ठीक है ना, ये मूल्य प्रत्यास्थता। ठीक है, अगला देखिएगा। चलो ये और क्लियर देख लो। अगर उत्पाद का लाभ मार्जिन कम हो जाता है और तब बिक्री राजस्व बढ़ जाता है, तो ऐसे में उत्पाद की मांग को क्या कहते हैं हम? मूल्य प्रत्यास्थता कहते हैं। ठीक है। किसी भी संगठन में जिम्मेदारियों का एक अदृश्य स्तर माना जाता है। बिल्कुल होता है भैया, जिम्मेदारियों का एक अदृश्य, जो डायरेक्ट दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना, अदृश्य स्तर माना जाता है, जो प्रबंधन के सर्वोच्च स्तर से फैलते हुए, ऊपर से फैलते हुए सबसे निचले स्तर तक विस्तारित होता है। ऊपर से नीचे तक विस्तारित होता है ये क्या? जिम्मेदारियों का एक अदृश्य स्तर होता है इसमें। तो समादेश आदेश की श्रृंखला है एक तरह की, और क्या, ऊपर वाले आदेश देते हैं, नीचे वाले फॉलो करते हैं उसको, समादेश श्रृंखला।
इसमें आदेश व निर्देश उच्च स्तर द्वारा दिए जाते हैं जिन्हें मध्य व निम्न स्तर पालन करवाते हैं। ठीक है। इनमें से क्या लोगों की सामाजिक व्यवस्था के रूप में परिभाषित है? इनमें से क्या लोगों की सामाजिक व्यवस्था के रूप में परिभाषित है जो लक्ष्यों को प्राप्त करने में संचरित और सफल हुए हैं? लोगों की जो सामाजिक व्यवस्था है वो लक्ष्यों को प्राप्त करने में संरचित और सफल हुए हैं। संगठन क्या आएगा? संगठन के दम पर हम सफल हो सकते हैं भाई। ठीक है। एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में मानते हैं संगठन को। ठीक है। ओके। देखो, संगठन लोगों की सामाजिक व्यवस्था के रूप में परिभाषित है जो लक्ष्यों को प्राप्त करने में संरचित और सफल हुए हैं। उत्तर बी उपयुक्त है। पूंजी के विभिन्न स्रोतों का संयोजन है। पूंजीकरण पूंजी संरचना है भैया, है ना। पूंजी संरचना, अगर पूंजी का निर्माण करते जाएंगे आप तो स्रोत ऑटोमेटिक बनते जाएंगे। ठीक है ना। तो पूंजी संरचना, पूंजी संरचना से आशय व्यावसायिक फर्म में कुल दीर्घकालीन विनियोग से होता है। पूंजी संरचना से आशय व्यावसायिक फर्म में कुल, जो व्यावसायिक फर्म है आपकी, है ना, कंपनी है, फैक्ट्री है, उसमें कुल दीर्घकालीन विनियोग से होता है ना। विनियोग मतलब व्यापार में जो पूंजी लगाते हैं ना आप, वो होता है इसका मतलब, व्यापार में पूंजी लगाना, विनियोग का मतलब। ग्रेटन वर्ग के शब्दों में अगर देखें तो उपक्रम की पूंजी संरचना का संबंध पूंजीकरण की बनावट पर निर्भर है भैया, कि आपका पूंजीकरण किस तरह से बना हुआ है ना। पूंजीकरण की बनावट पर स्थित है, निर्भर है। विस्तृत रूप में पूंजी संरचना का संबंध दीर्घकालीन वित्त से होता है भैया, लंबे समय के वित्त से होता है, कि आपके पास लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करने के लिए कितना पैसा है। ठीक है ना। जिसमें अंश पूंजी, ऋण पत्र, बॉन्ड एवं पूंजी संचय शामिल है भैया। बॉन्ड एवं पूंजी संचय शामिल है, ये सारी चीज़ें आती है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। डाटा का एक संग्रह जिसे अलग अलग लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए डिजाइन किया जाता है। डाटा का एक संग्रह जिसे अलग अलग लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए डिजाइन किया जाता है, कहलाता है डाटाबेस। यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, देखो आप, फ्री का नंबर देने के लिए। डाटा का एक संग्रह जिसे अलग अलग लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए डिजाइन किया जाता है, डाटाबेस कहलाता है। शॉर्ट अप्रोच एक संगठन के का आकलन करता है। कौन से संगठन का आकलन करता है? शॉर्ट अप्रोच, SWOT, शॉर्ट अप्रोच। ताकत, कमजोरियां, अवसर और खतरे सब बताता है। ये तीन चीज़ें, चार चीज़ें बताता है। ताकत क्या है संगठन के आपकी, कमजोरियां क्या क्या है, राइट, अवसर क्या क्या हो सकते हैं इसमें, और खतरे क्या क्या हो सकते हैं, है ना। ये सारी बात बताता है शॉर्ट अप्रोच, है ना। ओके, देखो शॉर्ट अप्रोच। एस मतलब स्ट्रेंथ आपकी, W मतलब वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ओके। एक सीमित समूह आमतौर पर एक छोटा सा बाजार होता है। जो सीमित समूह है, अब नाम से ही सीमित है तो छोटा सा बाजार ही होगा ना। जो अच्छी तरह से सेवारत नहीं है, जो अच्छी तरह से सेवारत नहीं माना जाता है, उसको आला बाजार कहते हैं भाई। क्या कहते हैं उसको? आला बाजार कहते हैं उसको। ठीक है। देखो, आला बाजार एक सीमित समूह होता है जो आमतौर पर एक छोटा सा बाजार माना जाता है, जो अच्छी तरह से सेवारत नहीं है। ठीक है। ओके, सॉरी, आला बाजार, आला बाजार। उपभोक्ताओं के लिए निर्माता से एक उत्पाद लाने में शामिल विपणन संगठनों के क्रम को इस रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। उपभोक्ता जो है, जो ग्राहक एक तरह से के लिए जो निर्माता है, उनसे एक उत्पाद लाने में शामिल मार्केटिंग संगठन जो होते हैं, उन मार्केटिंग संगठनों के क्रम को इस रूप में निर्दिष्ट किया जाता है, वितरण सारणी के रूप में। भाई मार्केटिंग का मतलब ही क्या है? वितरण करना, लोगों ग्राहकों को देना, है ना। तो ये वितरण सारणी। ठीक है। उपभोक्ताओं के लिए निर्माता से एक उत्पाद लाने में शामिल विपणन संगठनों के क्रम को वितरण सारणी में निर्दिष्ट किया जाता है। निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? बॉन्ड नियत आय सुरक्षा है, बिल्कुल है, ये तो सही है। यह धारक को एक निश्चित राशि का वादा करता है, बिल्कुल करता है। इसकी एक परिपक्वता अवधि होती है, बिल्कुल होती है इसकी एक परिपक्वता अवधि। जब कंपनी में हानिग्रस्तता होती है, कंपनी को हानि हो गई मान लो, तो बॉन्ड धारकों को बॉन्ड पर ब्याज का भुगतान करना अनिवार्य नहीं होता है। भैया ये सत्य नहीं है। ठीक है ना। निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? ये सत्य नहीं है। जब कंपनी में हानिग्रस्तता होती है तो बॉन्ड धारकों को बॉन्ड पर ब्याज का भुगतान करना अनिवार्य नहीं होता है। ठीक है। बॉन्ड का मतलब होता है ऋण पत्र। क्या होता है बॉन्ड का मतलब? बॉन्ड मतलब होता है सर ऋण पत्र। ठीक है ना।
ओके, देखिए, जब कंपनी हानिग्रस्त होती है तो बॉन्ड धारकों को बॉन्ड पर ब्याज का भुगतान करना अनिवार्य नहीं होता है, ये आंसर है हमारा। भैया बॉन्ड का भुगतान तो करना पड़ता है, ऋण जो लिया है वो तो देना होता है ना आपको। क्षमता मानक है, एक कर्मचारी कितनी मेहनत से काम करता है ना, एक कर्मचारी से क्या होता है ना। किस प्रकार प्रभावी ढंग से एक प्रबंधक अपने अंतर्गत काम करने वाले लोगों को प्रभावित करता है। एक व्यवसाय किस प्रकार लाभदायक है, किस प्रकार लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्पादकता संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस प्रकार लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्पादन के जो साधन होते हैं, संसाधन जो होते हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल राइट, ये है क्षमता, मतलब संसाधन की जो क्षमता है उसका कितना तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बताता है क्षमता का मानक, ठीक है ना, डी। आगे देखें, निम्न में से किसमें कहा गया है कि व्यक्तिगत संगठनात्मक आवश्यकताओं के संतुलन के लक्ष्य के साथ मानव संसाधन की नीतियां और कार्यकारिणी एक संरक्षण में होनी चाहिए, एक संरक्षण में होनी चाहिए, है ना। तो भैया यहाँ स्पष्ट कर दिया, मानव संसाधन की नीतियाँ की बात कर रहा है तो मानव संसाधन दृष्टिकोण है ये, और क्या है, मानव संसाधन की नीतियाँ किस में आएंगी, मानव संसाधन दृष्टिकोण में आएगी, ठीक है। क्या एक प्रबंधक के प्रमुख कार्यों में से एक स्पष्ट दूरदर्शिता की अभिव्यक्ति। भाई प्रबंधक जो होता है ना, एक मैनेजर जो होता है, उसके प्रमुख कार्यों में से एक तो यह है कि वो स्पष्ट रूप से दूरदर्शिता को ग्रहण करने वाला होना चाहिए, है ना। भविष्य का आकलन उसको करना चाहिए, है ना, कि क्या हो सकता है, कितने अवसर हमारी कंपनी को मिल सकते हैं, इस तरह से। तो स्पष्ट दूरदर्शिता की अभिव्यक्ति करना और संगठन के सदस्यों को सक्षम ऊर्जामय बनाना, ये भी उसका एक जिम्मेदारी है कि जो उसके सदस्य हैं संगठन के, उनको एनर्जेटिक बनाए रखना, है ना, ताकि लक्ष्यों को प्राप्त करने में वे अपनी भूमिका को समझ पाएँ। जो कर्मचारी है वो लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी भूमिका को समझ पाए, यह कहलाता है नेतृत्व है। ये तो सीधी बात है ना। देखो नेतृत्व, ठीक है, नेतृत्व एक प्रबंधक के प्रमुख कार्यों में से एक स्पष्ट दूरदर्शिता की अभिव्यक्ति करना और संगठन के जो सदस्य होते हैं उनको सक्षम ऊर्जामय बनाना ताकि लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी भूमिका को समझ पाए, नेतृत्व कहलाता है। एक व्यापार के लिए निधि को इसके माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। निधि को सिर्फ इक्विटी, सिर्फ ऋण, भैया बॉन्ड के द्वारा या ऋण पत्र द्वारा, और इक्विटी दोनों शामिल है इसमें, ऋण और इक्विटी दोनों, ठीक है, ऋण और इक्विटी दोनों, ठीक है। नीचे दिए गए व्यक्ति को कार्य के प्रकार के साथ मिलाइए भैया। ओके, मिलाइए भैया, आप लोग भी मिलाइए फटाफट से। यथार्थवादी क्या होता है? यथार्थवादी शर्मिला होता है, व्यावसायिक स्थिर होता है भैया, पहले का डी आएगा, ठीक है। और कलात्मक क्या होता है? कलात्मक जो होता है वो कल्पनाशील, आशावादी या भावनात्मक होता है क्या? और पारंपरिक, अनुरूप, कुशल और अनम्य होता है क्या? तो देखो यथार्थवादी जो है वो शर्मिला, व्यावसायिक, स्थिर हो गया, ठीक है। और दूसरा जो है हमारा कलात्मक है। कलात्मक में क्या होनी, गुणवत्ता होनी चाहिए। इसको पहले तीसरा अन्वेषी देख लो। अन्वेषी विश्लेषणात्मक होता है, जो अन्वेषण मतलब खोज करने वाला होता है, वो विश्लेषण करता है, जो जिज्ञासु होता है, स्वतंत्र होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, पारंपरिक। पारंपरिक जो है आपका, देखो 4 का सी दे रखा है उसने, यानी कि अनुरूप होता है, कुशल होता है और अनम्य होता है, ठीक है। और बचा क्या, पहले का डी, राइट, सॉरी दूसरे कलात्मक का, दूसरे का ए, कल्पनाशील होते हैं ये, आदर्शवादी होते हैं और भावनात्मक होते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हमारा आंसर पहले ही आएगा, पहले का डी, दूसरे का ए, तीसरे का बी और चौथे का सी। ओके, ये यहाँ क्लियर हो रहा है और भी, ठीक है। एक व्यापार के संचालन की लाभप्रदता के माप में से एक है, लाभप्रदता की माप में से, है ना। एक व्यापार के संचालन की लाभप्रदता के माप में से एक आंतरिक प्रतिफल दर होती है भैया। ये लाभप्रदता का मानक है, एक तरह का माप कर लेता है कितना लाभ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आंतरिक प्रतिफल दर, आंतरिक प्रतिफल दर एक व्यापार के संचालन की लाभप्रदता की माप में से एक है। इन प्रोत्साहन की विधियों में से किसमें
कर्मचारियों को कंपनी के लाभ का एक हिस्सा प्राप्त होता है। कंपनी जितना भी लाभ कमाती है उसमें से एक हिस्सा प्राप्त होता है, तो लाभांश होगा ये। लाभ का एक हिस्सा प्राप्त होता है, जिसकी सामान्य रूप में स्थानीय लाभ के 1% के रूप में गणना होती है। जिसकी सामान्य रूप में स्थानीय लाभ के 1% के रूप में गणना होती है। तो लाभ से विभाजन, लाभ में से विभाजन हो जाता है कि भाई इतना लाभ हुआ है, तो कंपनी के जो शेयर धारक होते हैं उनमें वितरित कर दिया जाता है। वो लाभ से विभाजन है इसका आंसर। ठीक है ना। अगला देखते हैं। अच्छा, इसका सहभाजन से तात्पर्य क्या है? कर्मचारी को उपक्रम के लाभ में सहभागी बनाना, ताकि जो भी जो लाभ होता है उसमें सहभागी बनाना, ताकि वो अभिप्रेरित हो जाए, मोटिवेट हो जाए, वो अधिक उत्साह से कार्य कर सके। जो भी लाभ होता है ना उसमें सहभागी बनाया जाता है कंपनी के कर्मचारियों को या शेयर धारकों को, सॉरी है ना, शेयर धारकों को। तात्पर्य कर्मचारी को उपक्रम के लाभ में सहभागी बनाना ताकि वो अभिप्रेरित हो जाए। कर्मचारी को भी उपक्रम के लाभ को सहभागी बनाना ताकि वो अभिप्रेरित हो जाए, वो अधिक उत्साह से कार्य कर सके। ओके, बही खाते में जर्नल से खाते में, जो जर्नल खाते होते हैं है ना, बही खाते में जर्नल से खाते में डेबिट और क्रेडिट मदों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया कहलाती है प्रविष्टि कहलाती है। और क्या, इधर से उधर लिखना, उधर से उधर लिखना, ये प्रविष्टि है ना। प्रविष्टि से तात्पर्य बही खाते की पुस्तक में, अर्थात जर्नल, बही खाते की पुस्तक क्या है? जर्नल में लेखा करना है, लिखना होता है। बही खाते की पुस्तक में लिखना प्रविष्टि कहलाता है। डेबिट जो कि आता है एवं क्रेडिट जो कि चला जाता है, ये का नियम है। ये किसका नियम है भैया? ये संपत्ति का नियम है, संपत्ति लेखा का, है ना। आना जाना होता है संपत्ति का, और क्या, संपत्ति लेखा है। ओके, नेक्स्ट देखिए, वह प्रबंधन कार्य क्या है? वह प्रबंधन कार्य क्या है जो प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को निर्धारित करता है कि ये लक्ष्य प्राप्त करना है, इस बात का निर्धारण करता है, और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यवाही को पहले से ही सुनिश्चित कर लेता है कि हमें ये कार्यवाही करनी पड़ेगी इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। मतलब एक योजना होती है ना, एक प्लानिंग होती है ना। तो ये देखो नियोजन लिखा रहा है, सी आंसर हमारा सा। ठीक है, योजना के माध्यम से हम पहले से कार्यवाही कर लेते हैं पूरी कि ये करना पड़ेगा अपने को, तब जाकर हम सफल हो पाएंगे। ठीक है, नियोजन व प्रबंधन कार्य है जो प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को निर्धारित करता है और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यवाही को पहले ही सुनिश्चित कर लेता है। वह धनराशि जो लाभ से नियमित रूप से कंपनी के शेयर धारकों को नकद या शेयर के रूप में भुगतान की जाती है। वह धनराशि जो लाभ से नियमित रूप से कंपनी के शेयर धारकों को नकद या शेयर के रूप में भुगतान की जाती है। लाभांश है यार, सिंपल है ना। लाभ में से दे रही ना कंपनी आपको, तो लाभ का अंश दे रही है, वो लाभांश। लाभ में से हिस्सा दे रही है आपको, अंश मतलब हिस्सा। लाभांश वो धनराशि जो लाभ से नियमित रूप से कंपनी के शेयर धारकों को नकद या शेयर के रूप में भुगतान की जाती है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा हमारा आज का सेशन। बाय एंड टेक केयर एंड गुड डे। थैंक यू।